नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। साधना प्लस देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का झारखंड बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। लॉकडाउन के बीच अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में जुटी सरकार। चौथे चरण के लॉकडाउन में दी गई कई और रियायतें। इंडस्ट्रियल एरिया और औद्योगिक गतिविधियों को दी गई है छूट। साहिबगंज में ईस्टर्न चैंबर ऑफ कॉमर्स की हुई है बैठक। उपायुक्त वरुण रंजन की अध्यक्षता में की गई बैठक। गाइडलाइंस के आधार पर प्रतिष्ठानों को खोलने की दी गई अनुमति। सूरत से मजदूरों को लेकर ट्रेन पहुंची कोडरमा। झारखंड के 1598 मजदूर पहुंचे स्टेशन। सभी मजदूरों की स्क्रीनिंग कर भेजा गया घर। ₹20,000 करोड़ का रैकेट पैकेज बना चर्चा का विषय। राजनीतिक पार्टियों की ओर से रायशुमारी जारी। प्रखंड सचिव किशोर अग्रवाल के नेतृत्व में मनाया गया राष्ट्रव्यापी प्रतिरोध दिवस। मौसम विभाग के द्वारा साझा की गई जानकारी। 20 मई को चक्रवाती तूफान अम्फान की जताई जा रही है संभावना। साहिबगंज जिला प्रशासन दिखा सचेत। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर अंकुश लगाने को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है। इस चौथे चरण में सरकार के द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। इस वजह से इस चौथे चरण में कई रियायतों के साथ इसे सफल बनाने की योजना सरकार के द्वारा बनाई गई है। इससे संबंधित गाइडलाइन भी गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी कर दी गई है। वहीं झारखंड में भी लॉकडाउन 4 में कई छूट दे दी गई है। लॉकडाउन 4 में झारखंड के लोगों को कंटेनमेंट जोन से बाहर इंडस्ट्रियल एरिया में औद्योगिक गतिविधियों में छूट दी गई है। इसके साथ ही निर्माण कार्य, गोदाम, हार्डवेयर निर्माण कार्यों से जुड़ी दुकान, किताबों की दुकान, स्टेशनरी दुकान और टेलीकॉम कंपनियों से जुड़े रिटेल आउटलेट खोलने की अनुमति दे दी गई है। इस जानकारी रांची के एसडीएम ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से दी है। जितने भी प्रकार की एक्टिविटीज अलाउ की गई हैं वो कंटेनमेंट जोन में नहीं अलाउ है, वो आउटसाइड ऑफ कंटेनमेंट जोन अलाउ की गई हैं। बफर जोन में भी ये सारी एक्टिविटीज अलाउड रहेंगी। कंटेनमेंट जोन का जो पेरीमीटर है, जो अभी हम लोगों का रांची में तकरीबन 9 कंटेनमेंट जोन बचा हुआ है, इसमें एक हिंदपीढ़ी मेजर कंटेनमेंट एरिया है, बाकी 8 माइक्रो। तो कंटेनमेंट एरिया की बाउंड्री के अंदर कोई भी एक्टिविटी अलाउ नहीं रहेगी, वो वैसे ही चलेगा जैसे। लॉकडाउन 4 में सरकार के द्वारा दी गई छूट के बाद साहिबगंज जिले में सुचारू रूप से व्यापार के संचालन को लेकर उपायुक्त वरुण रंजन की अध्यक्षता में साहिबगंज जिला और ईस्टर्न चैंबर ऑफ कॉमर्स की बैठक की गई है। इसमें जिला अंतर्गत विभिन्न प्रतिष्ठान और दुकानों को खोलने और व्यापार के समय की सारणी की जानकारी दी गई है। इस दौरान उपायुक्त ने सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन के आधार पर शहर में विभिन्न प्रकार के प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति दी है। कि साहिबगंज में जो है बहुत दिनों से दुकानें लगभग बंद है। हम लोग चाह रहे हैं कि ऑड और इवेंट के आधार पर सभी दुकानों को जो है खुलने का परमिशन दिया जाए, जिससे कि कोई एक आदमी का नहीं होगा, सारा आदमी का दुकान खुले। लेकिन जो है हम लोग को ये बोला गया है कि हम लोग इस पर विचार करेंगे, जैसा सूटेबल होगा ऊपर से गाइडलाइन दी जाएगी, वैसा ही काम होगा। और हम लोगों को जो आश्वासन मिला है कि हम लोग लेथ और ग्रिल वगैरह ये सब का जो है कि स्टेशनरी की और जो है टायर की दुकानें, ये सब जो मोटर पार्ट्स की दुकानें लगभग ये सब खोला जा सकता है और डिस्टेंस मेंटेन करते हुए। सरकार ने लॉकडाउन 4.0 को लेकर के नई गाइडलाइंस जारी किए हैं। तो उन्हीं गाइडलाइंस को लेकर के हम लोगों ने जिले के जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि हैं उन सभी लोगों के साथ बातचीत की और अभी तक सरकार ने जो रियायतें दी हैं उन रियायतों को लेकर के क्या इनमें किस तरह से चीज़ें चल रही हैं, आगे हम लोग किस तरह से इसको अपने ज़िले में रोल आउट कर सकते हैं, ताकि एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को और जो सिक्योरिटी सेफ्टी मेजर्स हैं कोविड को लेकर के उसको बैलेंस किया जा सके। तो इसको लेकर के सभी लोगों के जो राय मशवरे थे उसको लेकर के हम लोगों ने सुना है। हम लोगों ने एसडीओ सीओस को भी असेसमेंट करने के लिए बोला है अपने अपने क्षेत्र में कि हम लोग किन गतिविधियों को हम लोग चालू कर सकते हैं, किन गतिविधियों को नहीं कर सकते हैं, और जो भी भारत सरकार और झारखंड सरकार के दिशा निर्देश है उसको लेकर के हम लोग डिसीजन अभी ले लेंगे और कल हम लोग लोगों को बता देंगे।
लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों को वापस घर पहुंचाने को लेकर ट्रेन चलाने और एनओसी के नाम पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच नूरा कुश्ती भले ही चल रही हो, इसके बावजूद सूरत गुजरात से मजदूरों को लेकर ट्रेन कोडरमा पहुंची है। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से सूरत से झारखंड के 1598 मजदूर कोडरमा स्टेशन पहुंचे हैं। 1598 मजदूर, जिनमें कोडरमा, गढ़वा, देवघर, धनबाद, सरायकेला प्रवासी मजदूर इसमें शामिल हैं। सभी मजदूरों को स्टेशन परिसर में स्क्रीनिंग करने के बाद बसों से उनके जिले को भेज दिया गया है। क्या काम करते थे? तो लॉकडाउन में फंसे हुए थे, कितना दिक्कत हो रहा था? तो अब लौट गए हो तो क्या कहोगे? सरकार के लिए कुछ है? सरकार को क्या कहोगे? केंद्र सरकार के 20 लाख करोड़ का पैकेज पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिस पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की ओर से रायशुमारी जारी है। इसी बीच गिरिडीह के धनवार प्रखंड में भाकपा माले बैनर तले प्रखंड सचिव किशोरी अग्रवाल के नेतृत्व में राष्ट्रव्यापी प्रतिरोध दिवस मनाया गया है, जहां प्रधानमंत्री के द्वारा घोषणा किए गए पैकेज की आलोचना की गई है। इसके साथ ही लॉकडाउन की वजह से प्रभावित हो रहे मजदूरों के लिए आर्थिक सहायता की मांग की गई है। वो सरकार रोजगार देने के लिए व्यवस्था करे और उसमें मनरेगा के तहत 200 दिन काम और कम से कम मतलब सम्मानजनक 500 रुपया मजदूरी दे, ताकि कोई भी मजदूर भूखा और रोजगार के अभाव में नहीं मरे। और आप देख रहे हैं कि क्वारंटीन के नाम पर एक आतना गिरह बना दिया गया है और कोई भी सरकार की ओर से व्यवस्था नहीं की जा रही है। जो भी बाहरी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उन मजदूरों के लिए कोई खाने पीने रहने की व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। लगा दीजिएगा। भारतीय मौसम विभाग के द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार साहिबगंज जिले में 20 मई से चक्रवाती तूफान अम्फान का प्रभाव दिखने की संभावना जताई गई है। इस संबंध में साहिबगंज जिला प्रशासन के द्वारा लोगों को सचेत किया जा रहा है कि वो अपने घरों में ही रहें। इस दौरान साहिबगंज के उपायुक्त वरुण रंजन ने जानकारी दी है कि अगले 48 घंटों तक जिले में तेज हवाएं चलने व तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। इसके अलावा उपायुक्त ने जिले के सभी सीओ और बीडीओ को उनके अधिकार क्षेत्र का मुआयना करना और नुकसान का आकलन करने का निर्देश दे दिया है। एहतियातन के तौर पे हम लोगों ने जिला वासियों को अलर्ट जारी किया है, ताकि सभी लोग जो हैं वो अलर्ट रहें। लोगों से अपील की गई है, माइकिंग करवाया गया है कि सभी लोग अपने अपने घरों में रहें, बाहर ना निकले, किसी पेड़ वगैरह के नीचे ना खड़े हों, वैसे किसी स्ट्रक्चर के नीचे ना खड़े हों जिसको गिरने की संभावना है। ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने सभी अंचल अधिकारी, बीडीओ, थाना प्रभारी को आदेश दिया है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील रहेंगे और घूम करके चीज़ों का जायजा लेंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को, रोड्स डिपार्टमेंट को, साथ ही साथ सभी हमारे जो हेल्थ सेंटर्स हैं सभी को अलर्ट मोड पे रहने के लिए कहा है कि अगर कोई भी जरूरत होगी तो तत्काल हम लोग वहां पे। महाचक्रवात अम्फान को लेकर जिला प्रशासन, एनडीआरएफ के साथ सामाजिक संगठन भी सतर्क हो चुके हैं। जमशेदपुर के सिलम इलाकों के लोगों को समाजसेवी संगठन और स्वयं सेवकों के द्वारा लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। जमशेदपुर के बिरसा नगर, बागुन हाथू, ग्वालापाड़ा जैसे तटीय इलाकों में सामाजिक कार्यकर्ता चंदन यादव अपनी टीम के साथ घूम घूम कर कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। सामान मिलता है वो भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। सबसे दुखद घटना ये है, तो हम लोग घूम रहे हैं और हमारा जो प्रयास है, हमारी टीम का प्रयास है कि हम एक भी घर ऐसा ना छोड़े जो वाकई में उनका घर पे राशन की कमी हो, और खासकर हम मध्य वर्ग के लोगों को भी अभी ध्यान दे रहे हैं। लेकिन अभी जो इस आपदा आने वाला, जो तूफान आने वाला जो जानकारी हमें मिल रही है, तो हम जो घर, जिनका घर बहुत ही टूटा फूटा है, उनका झोपड़ी नामा घर है, तो हम चाहते हैं कि उनकी व्यवस्था कोई सामुदायिक भवन में या कोई सरकारी स्कूल या कोई भी। झारखंड से होकर गुजरने वाले प्रवासी मजदूर हर दिन बसों, ट्रकों, साइकिल या फिर पैदल भूखे प्यासे गुजरते हुए इन दिनों हाईवे पर बड़ी तादाद में दिख रहे हैं। लॉकडाउन में लोग अपने अपने घरों में लॉक रहते हैं, लेकिन प्रवासी मजदूरों की समस्याओं से अब लोगों को मदद के लिए प्रेरित किया है। बुंडू व्यवसायी वर्ग, जैन समाज, जन सेवा संगठन और युवा वर्ग अब भूखों को खाना खिलाने में जुटा हुआ है। बुंडू के नगर पंचायत के 11 वार्डों
के 3850 घरों से चावल, दाल, चूड़ा, मूढ़ी, चना, गुड़ जैसे जरूरी राशन का संग्रह किया गया और अब बुंडू टोल टैक्स ब्रिज में राहगीरों को भोजन पानी उपलब्ध कराने में जुटा हुआ है। हर दिन राहगीरों को खिचड़ी या फिर पूरी सब्जी देकर सम्मान अपने गृह जिले के लिए रवाना किया जा रहा है। पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों को भी पुलिस प्रशासन के वाहनों की व्यवस्था करके उनको उनके गंतव्य तक भेजने के कार्य में जुटी हुई है। आप देख रहे हो कि ये हाईवे पे लगातार बाहर के राज्यों से गाड़ी का आवागमन हो रहा है और यहाँ पे टोल टैक्स पे हमारे जो पुलिसकर्मी हैं वो जो भी बस में जो भी लोग आ रहे हैं उनसे पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने खाना खाया है अथवा नहीं खाया है और उन लोग को इज्जत के साथ उन लोग को बस से उन लोग को बुलाया जा रहा है और आप देख रहे होंगे कि सभी लोगों को यहाँ पे खाना दिया जा रहा है। उन लोगों से पूछे जाने पर बता रहे हैं कि 2-3 दिन से बहुत सारे लोगों ने खाना नहीं खाया है। मंद लोगों को खिलाना बहुत ही जरूरी है। अगर नहीं खिलाएंगे तो मेरे को भी लगेगा कि मैं खाया हुआ हूँ, तो मैं भी को भी तकलीफ होगी कि भूखे लोगों को खिलाना मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि मैं रोज खा रहा हूँ, उनको भी नहीं खिलाने सका। वो मेरे भाई हैं, बद्दू हैं, वो आ रहे हैं इतने दूर से, उनका मेरा फर्ज बनता है कि मैं अगर यहाँ जन्मा हूँ बुंडू में तो उनके लिए कुछ कर सकूँ। क्या ऐसा है कि बुंडू के सभी व्यवसायी वर्ग, समाज सेवी लोग, सभी हम लोगों ने मिलकर बुंडू जन सेवा संघ का गठन किए। अब बुंडू जन सेवा संगठन को हम लोगों ने एक नया आयाम देते हुए 4 अप्रैल से लेकर हम लोग तीसरे लॉकडाउन तक बुंडू के नगर पंचायत के सभी 11 वार्ड में 3850 घरों में जाकर चावल, दाल, मूढ़ी, चूड़ा, चना, गुड़, नमक, हल्दी वगैरह हम लोगों ने सब दिया। और ये अभी लॉकडाउन के बाद हम लोगों ने देखा कि बहुत से मजदूर भूखे प्यासे जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, भूख से है, तकलीफ में है। तो हम लोगों ने कल 17 तारीख को हम लोगों ने खिचड़ी कार्यक्रम किए, जिसमें हम लोगों ने 2150 लोगों को खाना। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कोविड-19 के कारण लगाए गए इस लॉकडाउन का सबसे बुरा प्रभाव उन मजदूरों पर देखने के लिए मिल रहा है जिन्हें सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर पहुंच रहे हैं। मजदूरों को हो रही परेशानियों का एक उदाहरण देखने को मिला है हजारीबाग के संत कोलंबस कॉलेज मैदान में, जहां प्रवासी मजदूरों के लिए बनाए गए जांच केंद्र में गुरुग्राम से पैदल चलकर आए एक मजदूर की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार मृतक के पेट दर्द होने की शिकायत पर उसे अस्पताल नहीं ले जाने के कारण उसकी मौत हो गई है। इस संबंध में हजारीबाग के उपायुक्त भुवनेश प्रताप सिंह ने बताया है कि अनुमंडल पदाधिकारियों को जांच का जिम्मा सौंप दिया गया है। झारखंड राज्य में कोविड-19 के संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। संक्रमितों के बढ़ते क्रम में बीते दिन हजारीबाग में एक कोविड संक्रमित मरीज की पुष्टि हुई, जिसके बाद युवक को बड़का गांव क्वारंटीन सेंटर में क्वारंटीन किया गया। आपको बता दें कि संक्रमित युवक हजारीबाग के कटकमदाग प्रखंड का रहने वाला बताया जा रहा है। इसकी जानकारी हजारीबाग के उपायुक्त भुवनेश प्रताप सिंह ने दी है। अपने परिवार के साथ प्राइवेट वैन में आया था और जो राज्य सरकार की स्ट्रैटेजी है कि जितने भी लोग रेड जोन से आएंगे उनको क्वारंटाइन में रखना है। हमने उसको क्वारंटाइन में लिया था, सैंपल लिया था और सैंपल में उसका पॉजिटिव आया। उसने अपने वाइफ और बच्चों को पहले ही होम क्वारंटाइन करके हमारे ग्राउंड में आया था। उसकी वाइफ और बच्ची को भी ले लिया और सभी सैंपल किए। इसके बच्चे भी आए थे साथ में बाहर। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर देश में 24 मार्च से ही लॉकडाउन लगाया गया है। हालांकि लॉकडाउन 1 की तुलना में लॉकडाउन 4 में काफी रियायतें दी गई हैं, लेकिन मोटर पार्ट्स की दुकानों को खोलने का आदेश अभी तक नहीं दिया गया। इधर लगातार जारी लॉकडाउन की वजह से ऑटो पार्ट्स के दुकानदारों की स्थिति चरमरा गई है।
इन सबको देखते हुए जमशेदपुर मोटर पार्ट्स एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल जिले के उपायुक्त से मिलकर अपनी मांगों को रखा है, जिसके बाद जिले के उपायुक्त ने इन्हें सरकार से आदेश आने तक इंतजार करने की बात कही है। आज डीसी साहब से मिलने गए थे और उनके अपना जो समस्या है हमारी मोटर पार्ट एसोसिएशन का, उस बारे में हम लोग उनसे चर्चा किए और उनको उस बारे में ज्ञापन दिए और उनको बोले चूंकि सरकार, राज्य सरकार की तरफ से परिवहन को छूट दिया गया है, टूल एंड ट्रेवल्स वाले को छूट दिया गया है जैसे कि एसेंशियल सर्विस में है, उसी प्रकार जब गाड़ी चलेगी रोड में तमाम गाड़ियां जो चल रही हैं उनका जो मेंटेनेंस होता है या खराब होता है तो उसका भी एक व्यवस्था होता है कि मोटर पार्ट दुकान का तो उन लोगों को सामान जाता है। झारखंड सरकार के निर्देश के आलोक में दुमका जिला प्रशासन के द्वारा लॉकडाउन 4 की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इस दौरान दुमका के ग्रामीण क्षेत्रों से नरेगा और कॉन्ट्रैक्शन में छूट दे दी गई है। इस संबंध में दुमका उपायुक्त राजेश्वरी बी ने दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन के साथ मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल करते हुए दुकान खोलने के निर्देश दिए हैं। सुनेंगे उनको क्लियर कट आदेश दिया गया है कि वो मिनिमम स्टाफ के साथ काम करेंगे, स्टाफ के सैनिटेशन, उनके हाइजीन पे पूरा काउंसलिंग करेंगे और उनका ध्यान देंगे, उनको मास्क प्रोवाइड करेंगे, सैनिटाइजर प्रोवाइड करेंगे, ग्लव्स भी प्रोवाइड करेंगे और एट अ टाइम एक शॉप में 5 से अधिक व्यक्ति नहीं रहे, 5 ही लोगों को वो एट अ टाइम केटर कर पाएंगे और 7 बजे के बाद क्योंकि लोगों का मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन है, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज के लिए ही लोग घूम सकते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन 65 साल के ऊपर जो हमारे बुजुर्ग व्यक्ति हैं और 10 साल से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं उन सभी को सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज और मेडिकल इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज के लिए ही बाहर निकलने का एडवाइजरी है। तमाड़ थाना क्षेत्र के सीमावर्ती इलाके से बुंडू महिला थाना पुलिस ने एक दुष्कर्म के आरोपी बालेश्वर महतो को गिरफ्तार कर लिया है। मामला 9 महीने पहले का है। एक नाबालिग के साथ बालेश्वर महतो ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। 9 महीने बाद नाबालिग ने 1 मई को एक नवजात को जन्म दिया और मरा हुआ समझकर बुंडू के ही सीमावर्ती इलाके में फेंक दिया था। बाद में राहगीरों ने नवजात को करुणा आश्रम में पहुंचा दिया था। नाबालिग को और परिजनों को बच्चे के जीवित होने की जानकारी मिली और 5 मई को बुंडू महिला थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया गया। महिला थाने के अनुसंधान में क्रम में नाबालिग का बयान दर्ज करते हुए कार्रवाई आरंभ कर दी गई है और तमाड़ थाने के सीमावर्ती इलाके से दुष्कर्म के आरोपी बालेश्वर महतो को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला 1 तारीख को एक नवजात बच्चा हेडकाची के पास पाया गया था झाड़ी के पीछे और उसको बुंडू थाना द्वारा जो है बरामद किया गया। बाद में उसको करुणा आश्रम में CWC की मदद से छोड़ दिया गया। इस केस की इन्वेस्टिगेशन के क्रम में 5 तारीख को एक महिला हमारे थाना में आई थी और फिर वो क्लेम कर रही थी कि ये बच्चा जो 1 तारीख को फेंका हुआ पाया गया था वो उनका था। उनका कहना था कि इसको मरा हुआ समझ के हम लोग फेंक दिए थे और उन्होंने बताया कि उनके साथ में बलात्कारी घटना अगस्त के लास्ट हफ्ते में घटित। जमशेदपुर अभिभावक संघ एक बार फिर से जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां जिले के उपायुक्त से मुलाकात कर जिले की निजी स्कूलों के द्वारा लॉकडाउन की अवधि में अभिभावकों को परेशान किए जाने के संबंधी मामलों से अवगत कराया गया। आपको बता दें कि वैश्विक महामारी के इस दौर में अभिभावकों का बुरा हाल है, लेकिन अभी भी शहर के निजी शिक्षण संस्थान अभिभावकों को स्कूल का फीस जमा करने को लेकर दबाव बना रही हैं। इसके अलावा स्कूली वैन चालक भी अभिभावकों पर दबाव बना रहे हैं, जबकि राज्य के शिक्षा मंत्री और जैक काउंसिलिंग की ओर से जिला शिक्षा विभाग और निजी शिक्षण संस्थानों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि लॉकडाउन की अवधि में निजी स्कूल फीस के लिए अभिभावकों पर दबाव न बनाया जाए। बावजूद इसके जमशेदपुर के निजी शिक्षण संस्थान अभिभावकों पर फीस जमा करने का दबाव बना रही हैं। वैसे इसको लेकर अभिभावक संघ लगातार आंदोलित है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर जीत किसकी होती है। कुल मिलाकर निजी स्कूलों की मनमानी का खामियाजा अभिभावकों को भुगतना पड़ रहा है। खासकर मध्यम वर्ग के अभिभावकों का सबसे बुरा हाल है, या कहें कि उन पर ही सबसे बुरा असर देखा जा रहा है।
में निजी स्कूलों द्वारा जो अभिभावकों पर लॉकडाउन अवधि का जो फीस मांगा जा रहा है, जबकि माननीय शिक्षा मंत्री झारखंड के आदेश पर जैक बोर्ड के सेक्रेटरी ने आदेश पत्र जारी किए थे कि जो भी स्कूल झारखंड में चाहे जैक बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड से मान्यता प्राप्त हो, वे लॉकडाउन अवधि का फीस नहीं लेंगे। इसके अलावा इस बच्चे जो बस से स्कूल जाते हैं, स्कूल बस से, उसका भी फीस नहीं लेंगे। उसके बाद भी अगर स्कूलों द्वारा जमशेदपुर में दबाव दिया जा रहा है तो कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉकडाउन अब लोगों को जीवन में परेशानियां खड़ी करने लगा है। रोजगार के चलते जाने के कारण उत्पन्न आर्थिक तंगी से अब रोजी रोटी की समस्या भी सामने आकर खड़ी हो चुकी है। इसका उदाहरण धनबाद में साफ देखने के लिए मिला है, जहां नाई का काम करने वाले को इसको लेकर काफी तकलीफ हुई है, क्योंकि इसी हुनर के बल पर उसकी रोजी रोटी चलती थी। लेकिन लॉकडाउन में इसके पास दूसरा कोई काम नहीं है। इस बारे में पेशे से नाई ईश्वर ठाकुर ने जानकारी दी कि धनबाद में 110 सैलून हैं जो पूरी तरह से बंद पड़े हैं। हाँ, कहीं तो कोई व्यवस्था नहीं हुआ। मतलब किसके तरफ से नहीं मिला? न पार्षद से नहीं हुआ, न मोदी सरकार से हुआ, न विधायक तरफ से हुआ। कहीं लॉकडाउन 4 में राज्य सरकार ने टैक्सी परिचालन में छूट दे दी है। अब राज्य के अंदर टैक्सी का परिचालन सामान्य हो जाएगा। वहीं परिवहन विभाग ने इसके लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। वहीं विभाग के सचिव के रवि कुमार ने बताया है कि कॉमर्शियल गाड़ियों के राज्य के अंदर परिचालन के लिए पास की जरूरत नहीं होगी। यह छूट सिर्फ राज्य के एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए होगी। दूसरे राज्य में जाने के लिए ई पास अभी भी लेना होगा। वहीं निजी वाहनों के परिचालन पर परिवहन सचिव के रवि कुमार ने कहा है कि पुरानी व्यवस्था अभी इसके लिए बरकरार रहेगी। निजी वाहनों को अभी भी पास लेकर ही चलने की छूट दी गई है। सरकार के द्वारा टैक्सी ऑपरेशन का निर्देश प्राप्त हुआ, उनका ऑपरेट कर सकते हैं। इसलिए वो कमर्शियल व्हीकल किस का रजिस्ट्रेशन है वो गाड़ी चला सकते हैं उसको। इसलिए प्राइवेट व्हीकल का पहले कैसा निर्देश है वो तो चलते रहेगी, उसमें उसका उनका परमिट लेना पड़ेगी। किसका कमर्शियल व्हीकल में रजिस्टर्ड है उनका परमिट नहीं चाहिए, फिर भी उनका गाड़ी कमर्शियल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसमें क्या क्या पालन करना है वो हम लोग का वो प्रेस रिलीज में निकला हुआ, उसका पालन करते हुए उनका काम करा सकते हैं। नहीं, वो केवल जिला का अंदर में, राज्य का अंतर्गत का लिए परमिशन है, बाहर जाने के लिए नहीं है। बाहर जाना मतलब उनका ई पास में परमिशन लेना पड़ जाएगी। वो प्राइवेट व्हीकल कितना भी उनका परमिशन लेना पड़ेगा। केवल टैक्सी अंदर जिला है, अंदर राज्य, उसी के लिए दिया हुआ। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने अब जहां लॉकडाउन 4 को लेकर कुछ रियायतें दी हैं, साथ ही उसमें टैक्सी परिचालन को लेकर भी छूट दे दी गई है। यानी कि एक जिले से दूसरे जिले में अगर कोई टैक्सी जाती है तो उसको पास की जरूरत नहीं होगी, लेकिन निजी वाहन को अभी भी पास की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।